जेनेटिक्स ये बच्चों बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम दो बातों की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड सेकंड वन इज वेरिएशन। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी ही जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स में कितनी बातें आ गई? दो, पहली हेरिडिटी, दूसरा वेरिएशन, और इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी को हम जेनेटिक्स कह रहे हैं। बात आती है हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी बच्चों ये ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं ये बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट जनरेशन तो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, इसी स्टडी का हेरिडिटी होता है। अच्छा, जैसे बच्चों आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि मान लीजिए अगर पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो जनरली हम ये देखते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी अच्छी होती है, क्योंकि हाइट का कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुआ है। ये कैरेक्टर का जाना बताओ क्या कहलाता है? हेरिडिटी। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीजों में तो सिमिलर हो सकते हैं, जैसे हाइट में हो सकते हैं, कलर में हो सकते हैं, कुछ चीजों में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन क्या हम 100% सिमिलर होते हैं? क्या कुछ डिफरेंसेस तो आते हैं? और वो जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है उन्हीं को कहा जाता है वेरिएशन। तो दो बातें हो गई, पेरेंट्स से कैरेक्टर का आना और डिफरेंसेस का भी क्रिएट होना, ये दो बातें हो गई। एक तो कैरेक्टर का जाना और डिफरेंसेस का आना, इन दोनों की भी स्टडी कराती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या कैरेक्टर जाते भी है और डिफरेंसेस आते भी है, और दोनों ही क्या कहलाता है? वेरिएबल जेनेटिक्स कहलाता है। मुझे एक बात बताइए कि हम सब एक ही स्पीशीज के हैं, सारे होमोसेपियंस से, हम सबका डीएनए कितना परसेंट? 99.9% डीएनए फिंगरप्रिंट पता था हमें। हम सबका डीएनए सेम है। क्या हम सब में जीन भी सेम है? मेरे अंदर 30,000 जीन है, आप में भी 30,000, मेरे अंदर इंसुलिन की जीन है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन है, आपके अंदर भी, तो सब वही है। मतलब हम सब में क्या जीन सेम है? क्या हम सबका डीएनए सेम है? क्या हम सब में क्रोमोसोम सेम है? अब मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम, आपकी सेल में, तो सब में क्रोमोसोम सेम, जीन सेम, डीएनए सेम, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है। बात आती है डिफरेंसेस आ क्यों है? एक ही स्पीशीज के होते हुए भी इतना हम सब में डिफरेंसेस है कि 2% कभी सेम दिखते नहीं। कुछ केस को छोड़ दो ट्विंस वगैरह को, बाकी तो बच्चों 2% कभी सेम दिखते नहीं, इवन अपने पेरेंट्स से सेम दिखते। बात आती है इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो इस वेरिएशन आने के पीछे कुछ रीजन होते हैं। वेरिएशन आने के पीछे बच्चों सबसे पहला रीजन आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जानते हो? जो बच्चों अलील होते हैं, या हम ऐसे कहें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर, सिमिलर टाइप के तो सिस्टर, सिमिलर टाइप वाले सिस्टर सिस्टर, और ये तो नॉन सिस्टर में जीन का अदला बदली, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर से क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? इसी तरह से बच्चों अगले नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी वेरिएशन आता है, कैसे लाता है ये भी सिखाएंगे जब हम बच्चों आगे लॉ पढ़ेंगे मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कभी नाम सुना है? तो वहां मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि उससे समझाने के लिए बहुत सारी बातें सिखानी पड़ती है। हाँ, लेकिन इससे भी डिफरेंसेस आते हैं, कैसे आता है किसका आपको? अगला बच्चों आता है म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन से भी डिफरेंस आते हैं? यस, म्यूटेशन भी बच्चों कहीं ना कहीं वेरिएशन आता ही आता है। तो वेरिएशन आने के पीछे कितने रीजन? तीन, पहला क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन, और इन तीनों की वजह से क्या आती है। साथ ही साथ बच्चों इस वेरिएशन को आने के पीछे एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मान लीजिए दो पर्सन है, दोनों में बिल्कुल सेम चीज, आइडेंटिकल चीज, एक जैसी चीज है, डोमिनेंट एलील भी है, लेकिन कई बार उन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि बच्चों जीन से काम नहीं चलता। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप लोगों ने खुद ने भी कभी नोटिस किया होगा कि मान लीजिए ऐसे एनवायरमेंट में चले जाए जहां थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो क्या स्किन कलर हल्का सा डार्क हो जाता है? तो बताइए, क्या हम लोग अलग एनवायरमेंट में गए तो क्या हम नई जीन फिट करवा के गए? तो जीन तो वही है, फिर बच्चों वहां पे जाने के बाद डिफरेंस क्यों आ गया, वेरिएशन क्यों आ गई? क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से एक्सप्रेशन वेरी कर जाता है। अरे बात समझ रहे हो? तो क्या एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? यस। तो वेरिएशन आने के कई रीजंस होते हैं। क्या क्या हमने सीखा? क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जब हम वहां पढ़ रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, काफी बच्चे में से पूछ रहे थे कि सर हम सब में सब कुछ सेम है, फिर डिफरेंसेस क्यों आते हैं? समझ आना क्यों आते हैं? तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं, इनकी वजह से ये वेरिएशन। तो आप लोग वहां लिख लीजिएगा, वेरिएशन मिला, वहां मिलेगा, उसमें क्या लिखो? वेरिएशंस अराइज ड्यू टू। ये वेरिएशन क्यों आती है? तो वेरिएशन अराइज ड्यू टू क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर, सेकंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और थर्ड म्यूटेशन। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे म्यूटेशन, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे तो तीन चीजें आती है ना, साथ ही साथ एनवायरमेंट भी फैक्टर, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और थर्ड म्यूटेशन, इनकी वजह से बच्चों ये मेन वेरिएशन। कई जगह बच्चों एक वर्ड तो आता है हेरिडिटी और एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस। बहुत जगह शब्द होते हैं, कई जगह तो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, कई जगह हेरिडिटी बोलते हैं। देखा जाए तो दोनों का लगभग मीनिंग तो सेम ही है। इनहेरिटेंस में भी होता क्या है? कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, बताओ ये भी क्या है? लेकिन इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है, बस इतना ध्यान रखना। इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस, और हेरिडिटी एक स्टडी है। बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। कैरेक्टर का जाना वही कहलाता है हेरिडिटी, वही कहलाता है इनहेरिटेंस। कैरेक्टर जैसे जा रहे उस प्रोसेस का नाम, और उस प्रोसेस को अगर आपने स्टडी कर लिया हेरिडिटी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए बच्चों ये मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है। जेनेटिक्स में बच्चों में हमेशा मेल फीमेल को इसी तरह से सिंबल बताया करूंगा, ये सिंबल किसका और वो सिंबल फीमेल। मान लीजिए ये जो मेल है इनके अंदर यहाँ पर गैमेट बने, फीमेल में भी गैमेट बने। अच्छा, इनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल है गैमेट्स बनाने के लिए करती है मियोसिस। मेल में जो अल्टीमेटली गैमेट बनेंगे जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में ओवा। अब बच्चों इन गैमेट का क्या फर्टिलाइजेशन होता है? रिजल्टेंट सेल का नाम जाइगोट। अच्छा, इस जाइगोट में क्या पेरेंट्स का जो डीएनए है वो आया होगा? बिल्कुल, स्पर्म से भी डीएनए आया, ओवा से भी डीएनए, तो डीएनए तो नीचे आया। अब बच्चों यहाँ जो डीएनए आया ये डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन, और वही प्रोटीन का बॉडी के सारे काम करेंगे। काम करने वाले एक्जेक्टली प्रोटीन होते हैं, अरे वही अपने सारे कैरेक्टर बनाते हैं। फिर बच्चों साथ ही साथ इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से जब यहाँ फाइनली बॉडी बनेगी, तो इसमें बताइए यहाँ पर जो कुछ कैरेक्टर है मदर से भी सिमिलर होंगे, या कुछ फादर से भी सिमिलर होते हैं। कहते हैं ना कि इसकी नोज है मदर पे गई है, कान फादर पे गए हैं ना, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर यहाँ मदर फादर से सिमिलर होते हैं। क्यों? अरे जीन तो उन्हीं से आई है ना, तो क्या उनसे सिमिलरिटी आएगी? लेकिन फिर भी 100% नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ गैमेट बनाते टाइम क्रॉसिंग ओवर हो गया होगा, या ये गैमेट बनाते टाइम इंडिपेंडेंट होता है, समझना होगा कैसे होता है। तो उनकी वजह से क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं यहाँ पर? तो दो बातें होगी, कैरेक्टर आ भी रहे हैं और डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, और यही जो प्रोसेस चल रही है इस पूरी प्रोसेस का इनहेरिटेंस। अच्छा, इस इनहेरिटेंस में क्या क्या गया? गैमेट का बनना मतलब मियोसिस हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, ये सारी प्रोसेस बताओ क्या कहलाती है। और अब इस प्रोसेस को आपने स्टडी किया इन हेरिडिटी, मतलब आपने ये स्टडी किया कि यहाँ पर कौन से प्रोसेस से, मतलब मियोसिस कैसे हुआ, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे आरएनए बना, वो स्टडी अगर आप करने लगे तो वही हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में कुछ हल्का सा डिफरेंस, वैसे मीनिंग एक ही निकलता है, हल्का सा डिफरेंस क्या समझ में आया? प्रोसेस, इनहेरिटेंस और स्टडी, हेरिडिटी, बात समझ में? कई जगह बच्चों आपको ऐसा एक वर्ड देखने को मिल सकता है, लाइक बिकेट्स लाइक। लाइक बिकेट्स लाइक का मतलब ये होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं ऑफस्प्रिंग उसके सिमिलर, जैसे पेरेंट वैसे ही ऑफस्प्रिंग, मतलब वैसे ही बच्चे। इसका जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर बच्चों बनते कैसे हैं, उसमें प्रोसेस आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कैरेक्टर ऐसे हमारे शरीर में बनते हैं। कैरेक्टर बच्चों, जेनेटिक कैरेक्टर उनको कहा जाता है जो कि रिजल्ट है जीन का। जीन का जो रिजल्ट होता है वही कहलाते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। अच्छा, इन जेनेटिक कैरेक्टर को अगर बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, जीन मस्ट बी प्रेजेंट।
जीन का बच्चों प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये पेरेंटल सेल है, यहाँ पर समझाने के लिए क्रोमोसोम का जो छोटा सा पार्ट है, बताओ क्या कहलाता है? जीन। पेरेंट्स से बच्चों ये जीन मान लीजिए बच्चों में आई है, जीन से बताइए क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से हमारे अंदर कैरेक्टर ऐसे बनते हैं। जीन से पहले क्या बनता है? आरएनए से। प्रोटीन को आप सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर एंजाइम। फिर एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को क्या प्रोडक्ट में चेंज करवाता है, फिर यही प्रोडक्ट अपनी बॉडी में यूज किए जाते हैं, और इसी की वजह से मान लीजिए अपनी हाइट बढ़ने लगे। अच्छा, ये जो अपनी हाइट बढ़ी है, क्या इस जीन की वजह से बढ़ी? तो जीन का जो रिजल्ट बना है, यही रिजल्ट कहलाता है जेनेटिक कैरेक्टर। तो ये जो अपनी हाइट है, अपनी हाइट क्या जेनेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि जीन से बनी। अपनी बॉडी में से कई सारे कैरेक्टर है जो जीन की वजह से बनते हैं। जैसे अपनी हाइट हो गई, अपना स्किन कलर, ये सब भी जीन की वजह से आता है। साथ ही साथ बच्चों अपने हेयर कर्ली है या स्ट्रेट है, वो भी जीन ने डिसाइड कर रखा है। अपने हेयर का कलर कैसा बनेगा, वो भी जीन ने डिसाइड कर रखा है। अपनी आई का कलर कैसे बनेगा, वो भी जीन से बनता है। हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, वो भी जीन से डिसाइड। तो क्या अपनी बॉडी में कई सारे कैरेक्टर बनते हैं, बताओ किसकी वजह से? तो जीन की वजह से बनने वाले कैरेक्टर का, इन जेनेटिक कैरेक्टर को लाने के लिए क्या जीन होना मस्ट है? हाँ, जीन होना बहुत जरूरी है। और ये जीन आई कहां से अपने अंदर? पेरेंट्स से आई। सपोज करो पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो हाइट की जीन है, किसी वजह से उसमें म्यूटेशन हो गया, कुछ डिलीशन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, और ये जीन मान लीजिए बच्चों में नहीं पहुंच पाई। अब बच्चों यहाँ पर अगर बच्चों में जीन नहीं पहुंची, तब तो फिर इस बच्चों को आप कितना ही बॉर्नविटा पिलाओ, कितना ही कॉम्प्लेन पिलाओ, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बताइए इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ेगी? हाँ, अरे जीन ही नहीं है तो बॉर्नविटा कॉम्प्लेन कुछ काम नहीं करने वाले। तो क्या इनको काम करने के लिए जीन तो चाहिए? तो कैरेक्टर बनाने की सबसे पहली कंडीशन, जीन मस्ट बी प्रेजेंट। और जीन आएगी कहां से? पेरेंट्स से आ सकती है। अब बच्चों यहाँ पर ये जीन हमें चाहिए, लेकिन बच्चों मान लीजिए पेरेंट्स से जीन तो आ गई, लेकिन कैरेक्टर बनाना है, तो क्या इसको आरएनए प्रोटीन सब करना पड़ेगा? इसी के लिए हम वर्ड बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो बताइए जीन को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जीन मस्ट बी एक्सप्रेस। ये बच्चों एक्सप्रेस होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्सप्रेशन। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल इन्वायरमेंट बच्चों रिक्वायर्ड। जैसे बच्चों अगर अपने को हाइट बढ़ाना है, तो इस जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और इसके लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है अपनी बॉडी में, वो है ग्रोथ हार्मोन। यही ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? इस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जीन को एक्सप्रेस कराते हैं, इसी से अपनी हाइट बढ़ती है। अच्छा, जैसे बच्चों कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, अच्छा पेरेंट्स से अपने अंदर जीन भी आ गए, अच्छा जीन आगे तो अपनी हाइट बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ पाते। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेंगे तो क्या जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाती है? फिर बच्चों अपने को कोई कॉम्प्लेन बॉर्नविटा पिलाया जाता है, फिर वो कॉम्प्लेन बॉर्नविटा क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं करते हैं ना। एक्चुअली उनका काम देखा जाए तो बस यही होता है कि वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो जीन एक्सप्रेस करने लगते हैं। मतलब वो जो जीन आई, वो जीन क्या करने लग जाए? एक्सप्रेस, ताकि कैरेक्टर डेवलप हो जाए। हाँ, लेकिन वो तभी काम करेगी जब उसमें उस तरह का एनवायरनमेंट हो। ऐसा नहीं कि बस उसमें चॉकलेट ही हो रखी है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। उस तरह का एनवायरनमेंट हो कि जीन को क्या करवाए? एक्सप्रेस करे। ये बात समझे ना? हाँ, तो बताइए कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए मैं कहूंगा कितनी रिक्वायरमेंट, बताओ क्या क्या? जीन मस्ट बी प्रेजेंट, जीन मस्ट बी एक्सप्रेस, एंड फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल एनवायरनमेंट होता है। अब ये सुटेबल एनवायरनमेंट जीन टू जीन वेरी करता है। जैसे इस जीन के लिए एनवायरनमेंट हो गया ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जीन के लिए चाहिए। कुछ जीन के लिए एनवायरनमेंट हो सकता है अपना खाना पीना, न्यूट्रिशन। कुछ के लिए बच्चों ये एनवायरनमेंट हो सकता है विटामिन। कुछ के लिए ये हो सकता है एनवायरनमेंट का टेंपरेचर हो सकता है, हमारा बिहेवियर हो सकता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको एक्सप्रेस कराने में हेल्प कराते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने सभी ने नोटिस की होगी कि हम सबकी जो हाइट है एक एज तक बढ़ती है, लगभग 18 साल, 19 साल, 20 साल, मतलब इस एज तक ही अपनी बच्चों हाइट बढ़ती है। उसके बाद अपनी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। हाँ? जब अपना 21st बर्थडे आता होगा तो हम हाइट किसी को बाहर निकलवा देते होंगे, हाँ, कि 21 साल का निकाल दो इसकी, तो फिर हाइट बढ़ना बंद क्यों हो जाती है? क्या वो एक्सप्रेस होना बंद हो जाती है? उसके पीछे कई रीजन होते हैं। एक तो बच्चों ये भी होता है कि जो एपिफाइसिन प्लेट होती है वो बंद हो जाती है। उसके अलावा जो और भी रीजन होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाता है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेंगे तो ये एक्सप्रेस। अच्छा, अपने अंदर ये जो हाइट की जीन है, क्या ये बुढ़ापे तक रहती है? हाँ? या 21st बर्थडे पे निकाल दी? नहीं, बुढ़ापे तक रहेगी। तो इसका मतलब बुढ़ापे तक हाइट बढ़नी चाहिए थी। अच्छा, बुढ़ापे में हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? क्या हमारे अंदर जीन नहीं है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि उस तरह का एनवायरनमेंट उसे नहीं मिल रहा है। वो ग्रोथ हार्मोन बनना बंद। तो यार रखना, जीन होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अरे जीन तो हमारे अंदर हमेशा ही है, लेकिन जरूरी है उसका एक्सप्रेशन, और उसके लिए क्या चाहिए? वैसा एनवायरनमेंट। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, इंसुलिन की जीन कहाँ है? हाँ, सभी बच्चे जानते हैं कि हर सेल में है, लेकिन आप जानते हो इंसुलिन तो केवल पेनक्रियास की है। ये बेटा सेल में बनता है, वही क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट। अरे बात समझ रहे? बाकी जीन तो हर सेल में, लेकिन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बच्चों अगर अपने को इंटेलिजेंट बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान बनाने के लिए 25 जीन काम करती है। 25 जीन मिला के अपने को इंटेलिजेंट बनाती है, और हम सबके अंदर इंटेलिजेंस की बढ़िया बढ़िया चीज, सबके अंदर डोमिनेट सबके पास है। लेकिन बच्चों बात वही आती है, जीन होना सब कुछ नहीं। हाँ, उसे जीन को एक्सप्रेस करना पड़ता है, और एक्सप्रेस करने के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ता, पढ़ना पड़ता है ना? तो याद रखिएगा, जीन से काम नहीं चलेगा, उसका एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या बात समझ में आई? तो अपने हाइट है, क्या ये हाइट दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है ना अपनी हाइट। तो जो अपनी बॉडी में दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, इन्हीं के लिए बच्चों को बहुत अच्छा वर्ड लिखा जाता है फिनोटाइप, जो दिखाई देंगे। बताओ क्या कहलाते हैं? अब बच्चों इस फिनोटाइप को बनाने के लिए क्या कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, ये जीन दिखाई देती है, चमकती है, लेकिन अपने अंदर क्या जीन होगी तो सही, दिखाई नहीं दे लेकिन है तो सही। तो अपने अंदर ये जो डीएनए पे जीन का टाइप बैठा है, जीन के इसी टाइप का नाम है लिखा, जीन का टाइप मींस जीनोटाइप। तो ये फिनोटाइप जीनोटाइप दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताओ अपीयरेंस और जो जीन बैठी है, एक तरह से हम कहें तो इसी जीनोटाइप का ही फाइनल रिजल्ट क्या है? क्या जीनोटाइप से ही तो फिनोटाइप बनेगा? क्योंकि जीन से एक्सप्रेशन होगा, फिनोटाइप बनेगा। लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? क्या एनवायरनमेंट चाहिए? तो हम कहेंगे जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? काफी साल पहले बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही आ गया था कि फिनोटाइप को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें ऑप्शन आया था ओनली जीनोटाइप चाहिए, ओनली एनवायरनमेंट चाहिए, तो फिर दोनों चाहिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट, एरो करके देना फिनोटाइप। जीनोटाइप के साथ जब एनवायरनमेंट मिलेगा तभी फिनोटाइप बनेगा, केवल जीन से काम नहीं चलता। वो है ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल को बच्चों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बच्चों जेनेटिक्स के पिताजी है। मेंडल साहब फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए थे, और वो जो पी प्लांट जिसपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस पी प्लांट का नाम और अच्छे से कहें तो पाइसम सटाइवम गार्डन पी। तो इन्होंने बच्चों गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। गार्डन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये अपने गार्डन में ग्रो करा करते थे, है ना? तो अभी उसका नाम क्या बन गया? गार्डन पी। क्या आप लोगों ने गार्डन पी देखा है? सबने देखा है। ये जो मटर हम खाने में लेते हैं ना, वो बेसिकली गार्डन। अब वो जो कहते जरूर गार्डन पी है, लेकिन ये वही मटर है जो खेतों में लगाई जाती है। बस गार्डन तो वो मेंडल ने अपने गार्डन में लगाया था, तब से नाम बन गया इसका गार्डन पी। अच्छा, एक पी और कभी आपने सुनी होगी स्वीट पी, मीठी मटर। इस स्वीट पी को बॉटनिकली कहा जाता है लेथाइरस ओडोरेटस, इसे लेथाइरस ओडोरेटस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों कहने में इसको स्वीट कहते हैं, लेकिन इसमें स्वीट जैसा कुछ नहीं। हाँ, अगर इसको खा लो तो बीमार हो जाते हो, टॉक्सिक होती है। इसको बच्चों स्वीट बस नाम इतना सा दिया गया है कि इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर से जो फ्रेग्रेंस निकलती है ना, वो बहुत मीठी होती है ना? इसकी जो मिठास होती है, मतलब फ्रेग्रेंस में काफी मिठास है, इसलिए इसका नाम स्वीट पी का गया। बाकी इसमें मीठा जैसे कुछ नहीं है, मीठा तो यही होता है।
अरे तो गार्डन पे मटर कम खाते हैं, वो मीठी होती है, बस ये तो नाम से बस स्वीट भी है। तो यहाँ पे बच्चों के मीनिंग उल्टे सीधे हैं। अच्छा, मेंडल ने किस पर काम किया था? और ये गार्डन भी वही पी है जो खाने में यूज करते हैं, खेतों में लगाते हैं ना। मेंडल के बारे में बच्चों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बच्चों इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब हम आगे टॉपिक सीखेंगे मेंडलिज्म। वहां बच्चों मेंडल के बारे में पूरी सिस्टम समझेंगे कि कब पैदा हुए, कब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किस पर एक्सपेरिमेंट किए, कितने कैरेक्टर दिए, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कब पब्लिश किए, कौन है ना, तो कई सारी है, वो सारी बातें मैं आगे समझा दूंगा, पूरी हिस्ट्री समझा देंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं डब्ल्यू बेटसन। बेटसन आपको नाम दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो मॉडर्न फॉर्म है ये बच्चों बेटसन की ही देन है। अच्छा, मॉडर्न फॉर्म से मतलब ये है कि आज के टाइम की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जैसे बच्चों ये जो जेनेटिक्स टर्म हम बोल रहे हैं, ये बेटसन की ही देन, ये बेटसन नहीं देती। इसी तरह से आप लोगों ने नाम सुना होगा अलील, है ना, आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अलील। अलील टर्म किसने दी है? बेटसन। आप लोगों ने कभी नाम सुना होमोजाइगस? इसी तरह से वर्ड आता है हेट्रोजाइगस। आगे बच्चों में सारा समझाऊंगा आप लोगों को होमो हेट्रो क्या होते हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील, जेनेटिक्स, सारी टर्मिनोलॉजी किसकी? बेटसन। अगर बच्चों मेंडल की जेनेटिक्स पढ़े तो मेंडल ने बच्चों कभी जीन शब्द भी यूज नहीं किया। उसने बच्चों पूरी जेनेटिक्स बस एक ही शब्द से समझा दी, फैक्टर। उसने हर चीज को फैक्टर से सिखाया। अच्छा, मेंडल क्या करता था? मान लीजिए मेरे पास एक फैक्टर है टी और एक फैक्टर है टी, और इसको फैक्टर से टी से रिप्लेस करता। ये फैक्टर अलग या सेम, तो मेंडल इसको कह देता सिमिलर फैक्टर। अच्छा, अगर मान लो एक टी होता और एक स्मॉल टी होता तो मेंडल इसको कह देता था डिसिमिलर। तो मेंडल ने तो बच्चों से सिमिलर डिसिमिलर ऐसे शब्द यूज किए। बाद में जब बेटसन साहब आए तो उन्होंने सिमिलर फैक्टर के लिए वर्ड बोल दिया होमोजाइगस इसके लिए। और आज के टाइम पे बच्चों हम ये बोलते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो ये जो मॉडर्न प्रेजेंटेशन है किसने दिया? बेटसन, इसलिए इनको नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि मॉडर्न प्रेजेंटेशन इन्हीं की देन। अच्छा, बाकी ये बेटसन साहब के बारे में ज्यादा इंसाइट लिखा नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थर्ड जो साइंटिस्ट मैं पूछता हूं ये फिर इंपॉर्टेंट है, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन साइंटिस्ट इन्हें कहा गया है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने बच्चों काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल से भी ज्यादा बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। मॉर्गन साहब ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किए थे। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला इसे बच्चों हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों फ्रूट फ्लाई भी कहलाती है क्योंकि ये फ्रूट पर ग्रो करना पसंद करती है, इसलिए इसका नाम फ्रूट फ्लाई। तो इसे बच्चों फ्रूट फ्लाई कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स पे ग्रो करना पसंद करती है। अच्छा, मॉर्गन साहब ने जब ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अच्छा आप लोगों ने कभी ड्रोसोफिला देखी? कहीं पे बच्चों जो जूस की शॉप होती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो जूस निकालने के बाद जो गार्बेज बचता है, जो कचरा बचता है, उसको ऐसे फेंक देते हैं। कभी आप ध्यान से नोटिस करना, उसके ऊपर छोटी-छोटी मक्खियां लगी होती है, बस वही मक्खियां ड्रोसोफिला है। और इस ड्रोसोफिला का अगर फेवरेट फ्रूट की बात करें तो बनाना। ले में बच्चों इसको जब भी ग्रो कराते हैं ना, बनाना भी ग्रो कराते हैं ना, बनाना रख दो ये ग्रो हो जाएगी, है ना। इन्होंने जब ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए तो कई सारी टर्मिनोलॉजी दी है। मॉर्गन साहब ने जो इंपॉर्टेंट टर्म दिए उसमें जैसे एक नाम दिया है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, इसमें क्या-क्या बातें होती है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। इसी तरह से बच्चों ये नाम तो खैर आपका जाना पहचाना है, क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म भी किसने दी थी? मॉर्गन। एक टर्म और आती है सेक्स क्रोमोसोम की लिंकेज, जिसे हम सेक्स लिंकेज कहते हैं, ये भी मॉर्गन साहब की देन है। इसी तरह से एक वर्ड और आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और ये समझाने वाले भी मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने भी जेनेटिक्स में काफी अच्छी टर्मिनोलॉजी दी है, ये सारी टर्म उन्हीं की देन है। अच्छा, लिंकेज क्या होता है डिटेल में सब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फेमस क्वेश्चन ये लिंकेज टर्म दी किसने? क्रिस्कोस इनहेरिटेंस के लिए भी आगे आएगा। क्रिस्कोस का बस इतना सा मतलब होता है कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना। जैसे बच्चों मान लीजिए फादर के जो कैरेक्टर है, सपोज करिए ये इनकी डॉटर में अपीयर। अच्छा, फादर के कैरेक्टर किस में अपीयर हो गए? डॉटर में। यहाँ पर या ऐसा हो जाए मदर के जो कैरेक्टर है सपोज करिए सन में अपीयर हो गए। ऐसा होता है जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की वजह से ऐसा होता है कि फादर के कैरेक्टर डॉटर में अपीयर हो जाते हैं कुछ कैरेक्टर। अच्छा, मदर के कैरेक्टर, तो क्या कैरेक्टर से अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं, यही कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना क्रिस क्रॉस, और क्रिस को समझाने वाले साइंटिस्ट मॉर्गन ही थे। जब बच्चों हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे तो मॉर्गन साहब की देन है। तो लिंकेज पढ़ने में लगभग बच्चों 2-2.5 लेक्चर लगते हैं, काफी बड़ा सेगमेंट है। पूरा लिंकेज पढ़ने के बाद बच्चों नीट पे क्वेश्चन आता है, लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन, है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा गया, लेकिन आज के टाइम पे तो काफी अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलने लगे, लेकिन ज्यादातर फिर तो यही क्वेश्चन आता है कि लिंकेज किसने दिया, तो मॉर्गन। इसी तरह से बच्चों एक लास्ट साइंटिस्ट और इसमें लिखें, ए कैरेट। ए कैरेट को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करने वाले कैरेट ही थे। अच्छा, जैसे बच्चों मेंडल साहब ने जेनेटिक्स किस पे समझाई? बी पर। अच्छा, मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला। तो ह्यूमन पर जेनेटिक्स पे अप्लाई करने वाले ये साइंटिस्ट थे। ए कैरेट साइंटिस्ट ने पहली फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को बताया था, और इन्होंने जो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कवर की थी उसका नाम है एल कैप्टोन्यूरिया। ये जो बच्चों एल कैप्टोन्यूरिया है ये पहली जेनेटिक डिजीज थी जो डिस्कवर की गई थी। एल कैप्टोन्यूरिया डिजीज में होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक केमिकल होता है होमोजेंटिसेट, या इसे हम होमोजेंटिसिक एसिड भी कहते हैं। ये होमोजेंटिसेट का फंक्शन ये है कि इससे काफी सारे अमाइनो एसिड डिराइव किए जाते हैं, अपनी बॉडी में अमाइनो एसिड बनाने में इसका रोल होता है। इस होमोजेंटिसेट से अगर अमाइनो एसिड बनाना है तो इसके लिए बच्चों एंजाइम चाहिए होता है। एक एंजाइम होता है होमोजेंटिसेट एसिड ऑक्सीडेज, फिर नाम को याद नहीं करना है। ये बच्चों के एंजाइम ही इसको इसमें कन्वर्ट कराता है। एंजाइम सभी बच्चे जानते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? आरएनए के लिए, डीएनए, और अच्छे से कहे जीन। अच्छा, जीन से आरएनए बनेगा, एंजाइम बनेगा, तो क्या ये इसमें चेंज हो जाएगा? अब बच्चों इस डिजीज में होता ही है, इस डिजीज में एल कैप्टोन्यूरिया में ये जो जीन है ना, इस जीन में म्यूटेशन। अब सोचना, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? वेरी गुड, आरएनए नहीं बनेगा तो, प्रोटीन नहीं बनेगा तो, एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगी? तो बताओ ये इसमें कन्वर्ट, तो इसका लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा। बताइए बॉडी में क्या बढ़ गया? हाँ, अगर किसी पर्सन में होमोजेंटिसिस एक्सेस में होने लग जाता है तो यही एक्सेस होमोजेंटिसेट फिर बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अच्छा, जैसे बच्चों यूरिन एयर के कांटेक्ट में आता है तो इस होमोजेंटिसेट का ऑक्सीडेशन होता है, और उसी के ऑक्सीडेशन की वजह से यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। इसलिए बच्चों इस एल कैप्टोन्यूरिया डिजीज को एक नाम और दिया गया है, इसे ही ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। तो क्या नाम बन गया? ब्लैक यूरिन डिजीज। अच्छा, एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है समझ में आया? बताइए कौन सा एंजाइम बढ़ गया, कौन सा केमिकल बढ़ गया? होमोजेंटिसेट। और ये जब बढ़ जाता है क्या ये बॉडी से यूरिन के थ्रू निकलेगा? जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीडेशन होने से कलर ब्लैक, तो क्या नाम बन गया? ब्लैक यूरिन डिजीज। अच्छा, क्या ये डिजीज जीन की गड़बड़ से हुई है? इस डिजीज का नाम जेनेटिक। जब भी बच्चों में जेनेटिक डिजीज बोलना समझ आना जीन की खराबी से हुई कि जीन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गया, तो ये बच्चों एल कैप्टोन्यूरिया जेनेटिक डिजीज। ये जितने भी टर्म मैंने आपको जितने भी साइंटिस्ट बताए हुए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कैरेट, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, लिंकेज टर्म देने वाले मॉर्गन। बात समझ रहे हैं? इनमें से दो साइंटिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मेंडल और मॉर्गन। हमारे जेनेटिक्स में इन्हीं के बारे में लिखा है, तो हम डिटेल में इन्हीं को समझेंगे। नीचे को छोटी मोटी टर्म लिखी होगी उसमें लिखिएगा, एक वर्ड मिलेगा आपको कैरेक्टर। कैरेक्टर बच्चों ये होता है फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पेशल फीचर है जो जीन की वजह से डेवलप हुए वो सारे कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे बच्चों अपनी हाइट अपना फीचर है, अपना आई कलर अपना फीचर है, अपना ब्लड ग्रुप अपना फीचर है, तो अपने जो जो अपने फीचर है अपनी बॉडी के, बताइए वो सब क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर। क्या ये कैरेक्टर प्लांट में होते हैं?
यस, प्लांट में भी बच्चों कई कैरेक्टर होते हैं। जैसे ये जो प्लांट की आपको हाइट नजर आ रही है, बताओ ये भी एक तरह का क्या है? प्लांट के अंदर क्या ऐसे फ्लावर्स बनते हैं? उन फ्लावर का जो कलर होता है ये भी क्या है? मटर के अंदर बच्चों ऐसे पोड बनती है, पोड जानते हो? फली। मटर की जो फली है, फली के लिए क्या शब्द बोलते हैं? पोड, या उसका फूड भी आप बोल सकते हो। ये पोड का कलर ये भी क्या है? कैरेक्टर। फली के अंदर क्या बैठा हो? सीड। सीड का ये जो कलर है ये भी क्या है? तो ये सब क्या चीज है? कैरेक्टर। ऐसे बच्चों पी प्लांट में मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए। ना 7 कैरेक्टर कौन से होते हैं? 7 कैरेक्टर आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो याद रखना, क्या पी प्लांट में भी कैरेक्टर है? कभी मैं पूछूं पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर बताओ। हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, पोड कलर, सीड कलर, ऐसे और भी होते हैं, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, काफी सारे होते हैं। अच्छा, ये सब उसके क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर। अगली टर्म बच्चों यहाँ आती है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ जाए तो क्या कहलाएंगे? ट्रेट। जैसे बच्चों अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, मटर की, तो अगर हम मटर को देखें तो इस पूरे वर्ल्ड में मटर के दो फॉर्म है हाइट के स्पेक्ट में। कुछ मटर तो ऐसे देखेंगे जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, जिन्हें हम कहते हैं टॉल, और कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट या ड्वार्फ। यानी पी प्लांट की हाइट दो तरह से, कौन कौन से? कुछ मटर के पौधे बड़े होते हैं, कुछ मटर के पौधे छोटे। तो इसकी हाइट के कितने फॉर्म नेचर में दिख रहे हैं? क्या नेचर में दो फॉर्म दिखे? यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चों मैंने आपको हाइट के बारे में बताया था, क्या ये कैरेक्टर था? लेकिन ये हाइट कितनी तरह की नेचर में दिखी? क्या क्या दिखी? टॉल भी दिखा और शॉर्ट, या उसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं ड्वार्फ भी दिखा। ये हाइट के इस नेचर में दो फॉर्म दिखे, कुछ पी प्लांट बड़े दिखे, कुछ छोटे दिखे। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म दिखे इन्हीं के लिए शब्द ट्रेट। समझे? बताइए हाइट क्या है? कैरेक्टर। तो टॉल, ड्वार्फ, ट्रेट है। समझ रहे? तो कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म नेचर में नजर आते हैं वही क्या कहलाते हैं? ट्रेट। तो ये ट्रेट कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कलर में पी में समझा रहा हूं क्योंकि वही हमें डिटेल में पढ़ना भी है। पी प्लांट में फ्लावर कलर दो होते हैं, एक तो होता है वॉयलेट कलर के और एक होते हैं व्हाइट। अब आप लोग बताना फ्लावर कलर क्या चीज है? लेकिन ये फ्लावर कलर क्या दो नेचर दिख रहे हैं? ये दोनों क्या बन गए? ट्रेट। तो बताओ कभी पूछे ट्रेट क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है? हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं? बोलो। क्या चार होते हैं? बताओ ब्लड ग्रुप इज, ये सब ले ना सब कुछ ऐसे ना। तो जेनेटिक्स में ये शब्द मैं बोल दूंगा, कैरेक्टर किसे कहते हैं और ट्रेट किसे कहते हैं। इसके बाद तो वहां जीन किसे कहा जाए? जीन कहे या फैक्टर कहे, ये बात देखिए। जीन, ये जो बच्चों जीन है ये टर्म जोन्सन साइंटिस्ट ने दी है, और फैक्टर वर्ड मेंडल की देन है। अच्छा, फैक्टर या जीन डीएनए का वो छोटा पार्ट या क्रोमोसोम का वो छोटा पार्ट जिससे कैरेक्टर बनता है, उसी छोटे सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। जैसे बच्चों आप इसे ऐसे समझिए, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर आप जानते हो यहाँ पर ऐसे ये डीएनए बैठा हुआ है। अच्छा, क्या डीएनए पूरा डीएनए आरएनए बनाता है? हाँ, पूरा डीएनए नहीं बनाता, उसका छोटा पार्ट। मान लीजिए छोटे से पार्ट से यहाँ पर इसने आरएनए बनाया। अच्छा, आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन ने मान लीजिए कुछ ऐसा काम किया जिससे प्लांट की हाइट बढ़ने लग गई। अच्छा, प्लांट की हाइट बढ़ गई तो क्या ये कैरेक्टर डेवलप हो गया? अब इस कैरेक्टर को लाने के लिए मुझे बताइए, क्या पूरा डीएनए काम आया? क्या छोटा पार्ट काम आया? तो ये जो छोटा सेगमेंट जिससे ये कैरेक्टर डेवलप हुआ है, इसी छोटे सेगमेंट को कहा जाता है जीन। बताइए जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। डीएनए का वो छोटा पार्ट जिससे कैरेक्टर बनता है, उसी छोटे सेगमेंट का क्या कहलाता है? जीन। इस जीन से कौन सा कैरेक्टर बना? हाइट। तो मैं कहूंगा ये जो जीन है ये हाइट की है। ये जीन किससे रिलेटेड है? हाइट। तो ये बच्चों यहाँ पर हाइट की जीन हो जाती है। एक क्रोमोसोम पे आप जानते हो क्या एक ही जीन होती है? क्या क्रोमोसोम पे कई जीन हो सकती है? याद करिए चुटके से वाई पर 231 जीन होती है। याद है ना? ना, वाई क्रोमोसोम जो कि सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है उसमें कितनी? 231। यहाँ पे बच्चों मान लीजिए ये एक छोटा सा पार्ट फिर मैंने लिया, इससे फिर यहाँ बना आरएनए, आरएनए से फिर बना प्रोटीन, और इस प्रोटीन ने मान लीजिए कुछ कलर देने का काम किया। तो बताइए क्या ये भी तो कैरेक्टर बन गया? अब यहाँ पर समझना, इस जीन से क्या आ गया? कलर। ये जो कलर आया है, कैरेक्टर आया, क्या पूरा डीएनए का आया? क्या छोटा सेगमेंट और इसी स्मॉल सेगमेंट का नाम? तो कभी आपसे पूछे जीन किसे कहते हैं? वो छोटा सेगमेंट जिससे कैरेक्टर बन रहा है, उसी छोटे सेगमेंट का नाम। जीन को बच्चों और भी कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर चैप्टर में कुछ ऐसे बताया था। जीन डीएनए का वो पार्ट है जिससे आरएनए बनता है। अब ये आरएनए कुछ भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है। तो डीएनए का वो पार्ट जिससे क्या बने? आरएनए। कौन सा आरएनए? कोई भी हो सकता है। इवन कई बार तो हम उसको भी जीन कहते हैं, जो आरएनए ना बनाए लेकिन रेगुलेशन में काम आ जाए, आल्सो कॉल्ड जीन। अलग अलग साइंटिस्ट ने बच्चों अलग अलग तरह से जीन को डिफाइन किया है। आज हमने जीन को इस तरह से समझ लिया कि जिससे भी कैरेक्टर बनेगा, डीएनए का वही छोटा सेगमेंट क्या बन जाएगा? जीन बन जाता है। अच्छा, ये जो जीन होती है, जरा सोच के बताइएगा, जितना भी ये जीन वाला पार्ट है, क्या ये एक सेट की है तो डीएनए? बताओ जीन क्या है? डीएनए। तो आप लोग याद रखिएगा, जीन कोई और नहीं, बेसिकली डीएनए ही है। और मुझे बताओ डीएनए किसका बना? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होंगे? तो जीन भी किसका बना है? तो कभी आपसे पूछे केमिकली जीन किसकी बनी है? तो केमिकली जीन कुछ और नहीं, ये भी पॉलीमर ही है। किसका? न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी बच्चों पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही होता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है, तो इन्हें पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर ये जितनी भी जीन है, सोच के जाओ क्या सारा डीएनए है? जितनी भी जीन किसके बने? डीएनए। अब यहाँ देखो, क्या ये डीएनए तो है, लेकिन इसने आरएनए नहीं बनाया, रेगुलेशन नहीं किया, तो बताओ ये जीन। अब ध्यान समझ, ऑल जीन्स आर डीएनए। समझे? ऑल जीन्स आर, बट ऑल डीएनएस आर। हाँ, जितनी भी जीन है वो सब डीएनए है, लेकिन सारा डीएनए जीन नहीं। बात समझ रहे हो? तो जीन के बारे में सर बोलते हैं, जीन को बच्चों एक नाम और दिया जाता है। ये जो जीन होती है, इसी जीन को हम एक नाम और देते हैं, और इसे नाम दिया गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसे हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होती है वो सब जीन की वजह से होती है। ऐसे समझो, मान लीजिए बच्चों ये पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के अंदर यहाँ पर ये जीन बैठी थी, और इसी जीन से बच्चों यहाँ बना आरएनए, आरएनए से बन गया प्रोटीन, और प्रोटीन से बन गया ये कैरेक्टर, मान लीजिए हाइट। अब मुझे इस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाना है। बताओ नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने वाली इस प्रोसेस का नाम क्या? ये इनहेरिटेंस होती है। अगली जनरेशन में हमें कैरेक्टर लाना है। अब जरा सोच के जवाब देना, मुझे यहाँ कैरेक्टर बनाना अगली जनरेशन में भी, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। या तो बच्चों मैं यहाँ से जीन भेजूं, या यहाँ से आरएनए भेजूं, या यहाँ से प्रोटीन भेजूं, कौन बेस्ट है? बताइए प्रोटीन क्यों नहीं? हाँ, इसके बारे में आपको समझाया था। प्रोटीन में रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। अरे ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आपने कॉपी बनाना इसे नहीं आता तो ये अगली जनरेशन में जा नहीं सकता, और मान लो चला भी जाता आगे किसी में कैसे जाए, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बताइए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं कर सकता। चलिए प्रोटीन दोहरा दे, हम आरएनए को क्यों नहीं भेजते? हाँ, ये भी सभी जानते हैं, आरएनए का नेचर अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो टूट जाएगा, और अगर आरएनए यहाँ टूट गया तो कैरेक्टर कैसे आएगा? बताइए ना, आरएनए भेज सकते हैं तो फिर क्या भेजें? जी, एक्चुअली में पूरा का पूरा हम डीएनए भेजते हैं। यहाँ बच्चों ये पूरा क्रोमोसोम पूरा डीएनए आता है। अब इस पूरे क्रोमोसोम में कैरेक्टर लाने का काम तो छोटा पार्ट ही करेगा ना। क्या पूरे डीएनए से कैरेक्टर बनता है? नहीं, कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में तो रिस्पांसिबल यूनिट क्या है? बताओ जीन से फिर क्या बनेगा? आरएनए से फिर तो क्या कैरेक्टर आ जाएगा? तो बताओ कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने वाला बेसिकली क्या होता है? जीन। इसलिए जीन को हमने नाम दिया। वैसे बच्चों इनहेरिटेंस पूरे क्रोमोसोम की होती है।
मतलब पेरेंट्स से पूरा क्रोमोसोम जाता है, लेकिन केवल क्रोमोसोम जाने से काम नहीं चलेगा, कैरेक्टर बनाने के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेस कौन होता है? जीन एक्सप्रेस होती है, इसलिए हम जीन को सिंपली कह सकते हैं यूनिट ऑफ। तो कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? समझ जाओगे, तो जीन को ही हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, ये सब कुछ ऐसे। तो ये सारी बातें आपको